सूरज सवा नेज़े पर था। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत पंजाब के इलाके तरन तारन में लोके थपेड़े तनमन झुलसा रहे थे। आबादी की अक्सरियत अपने काम निपटाए कैलूला के लिए घरों में चली गई, लेकिन इक्का दुक्का मुकामात पर चंद अफराद अब भी अपने गमे रोजगार में उलझे थे। निज़ाम भी शदीद गर्मी में पसीने से शराबूर था, लेकिन जुबान से बेसब्री की कलिमात अदा करने का यारा खुद में ना पाता। इसके वालिद का हाल तो इससे भी बुरा था, मगर लोहा कूटते हाथ बगैर रुके चलते गए। हिद्दत से चेहरा लहू रंग होने लगा और लोहा मोम की तरह इसकी जुम्बशें दस्त पर थिरकने लगा। अजान का वक्त होने वाला अब्बा जी। निज़ाम ने दबे लफ्जों में इसे दो पल सांस लेने के लिए आमादा करना चाहा। हाँ मुझे मालूम है, बस थोड़ी देर और, तुम समेटना शुरू करो सब। निज़ाम आसूदगी से इर्द गिर्द बिखरे औजार समेटने में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद उन्होंने अपने शराबूर जिस्म साफी से पूछे और घर पहुंचते नहा धोकर ताज़ा दम होने के बाद नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद रवाना हो गए। नमाज की तकमील हुई तो चंद एक शनासा अफराद अलैक सलैक के लिए चले आए। करम दिन नजर नहीं आ रहा कई रोज से, सब खैरियत तो है ना? निज़ाम के वालिद ने दीगर सफ़ों में मौजूद नमाजियों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया। इसकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई है। गोरों ने इसे अपने हथियारों की सफाई और मुरम्मत पर मुलाजिम रख लिया है, सिद्दीक ने बताया। मुझे इसी बात का खदशा था, उस्मान ने तासुब से सर झटका। लेकिन इसे मुलाजमत की जरूरत क्यों पेश आ गई? अपनी भट्टी से अच्छी खासी कमाई तो कर लिया करता था वो। निज़ाम के वालिद को भी हकीकी दुख हुआ। ये गोरे जाल ही ऐसा फेंकते कि इनकार की हिम्मत नहीं कर पाता इंसान। सिद्दीक ने अपने हमवतनों की बशरी कमजोरी का एतराफ़ किया। मुझे इल्म हुआ कि इस मरतबा गोरे देसी हथियार भी बनवा रहे हैं, अहमद ने इस्तफसार किया। इन्हें देसी हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई? इनके पास तो पहले ही बहुत खतरनाक हथियार हैं। निज़ाम ने बेसाख्ता कहा। मैं भी इसी नुक्ते पर सोच रहा हूँ। इनके पास गोला बारूद भी खासा मौजूद है, मगर फिर भी इनकी हड़क ख़त्म नहीं हो रही। सिद्दीक ने तौसीफी निगाहों से निज़ाम को देखते हुए जवाब दिया। इलाके में इनका गश्त भी काफ़ी बढ़ गया है, उस्मान ने नागवारी से कहा। बादशाह ने बहुत सर चला लिया इनको। तिजारत के लिए आए थे, लेकिन अब यूँ दंदनाते फिरते हैं जैसे इनका अपना मुल्क है ये। मुझे तो खदशा है कि वही मकूला दुरुस्त साबित न कर दें। कौन सा मकूला अब्बा जी? निज़ाम ने बेताबी से दरियाफ्त किया। आग लेने आई और घरवाली बन बैठी। अजनबियों को इतनी ढील देना मुनासिब नहीं होती, मगर खैर, हम तो शाही हुक्म के पाबंद हैं। हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। जिस मुग़ल ख़ानदान के घोड़ों की टाप से दुनिया लरजती थी, आज वो इस कदर कमज़ोर हो चले हैं कि अपनी हिफाजत एक गैर कौम के सुपुर्द कर दी है। तू भी बहुत ही भोला है यार। अहमद ने पेशानी पर हाथ मारा। इस वक्त पंजाब पर सिखों की हुकूमत है और तू अब भी बादशाह को याद कर रहा है। वो इस काबिल होते तो आज ये दिन देखने ही ना पड़ते। हाँ भाई, अब सिख और फरंगी ही बादशाह हैं। ये बात जितनी जल्द तस्लीम कर लो बेहतर है, उस्मान ने भी शिकस्तगी से कहा। मैं नहीं मानता इन सिखों और फरंगियों को अपना बादशाह, बिल्कुल नहीं मानता। सिद्दीक ने सर झटका। मैं भी नहीं मानता। मरकज़ में मुग़लों की हुकूमत है और मेरी दुआ है कि मुग़ल एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लें, निज़ाम के वालिद ने कहा। यह सिर्फ हठधर्मी है मेरे सज्जनों, अक्लमंदी नहीं। अक्लमंदी इसी में है कि हालात से समझौता कर लो। मुग़ल अब किसी जोगे नहीं रहे, अहमद ने समझाया। नहीं, मेरा दिल अब भी मरकज़ के साथ ही धड़कता है, सिद्दीक मुसर रहा। ये बहस बेनतीजा साबित हुई। निज़ाम खामोशी से इन बातों पर गौर करता रहा। घर पहुंचकर दोनों बाप बेटा खाने के बाद कैलूला की घर से लेट गए, ताहम नींद इन दोनों की आंखों से फिल वक्त दूर थी। ज़हन में सिर्फ गोरे फौजी और इनकी सरगर्मियां थी। हिंदुस्तान के तुलो अर्ज में ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारती सरगर्मियों के बाद अब शाही हुक्मनामे की मदद से तिजारती कोठियां और असले का ज़ख़ीरा बढ़ने लगा था। निज़ाम का ख़ानदान पुश्तों से हद्दाद था। लोहे को अपनी मतलूबा अशकाल में ढालते इनकी सोच, इरादों और फितरत में भी चट्टानी सख्ती दर आई थी। वो झुकना जानते थे, न डरना। अब्दुल्ला के बावजदाद मुग़ली हुकूमत की शान शौकत के चश्मदीद गवाह थे और अब अंग्रेज़ किसी दीमक की तरह शाही इक़्तिदार खोखला करने लगे थे। वो आसी हथियारों की मौजूदगी के बावजूद मुकामी हथियार भी बनवाते रहते। इन हालात वाक़यात पर गौर व फिक्र करते अब्दुल्ला ने थकावट से आंखें मूंद ली। अब्दुल्ला की तबीयत में हर गुजरते दिन के साथ तनज़्ज़ुली ही दर आ रही थी। इसने निज़ाम दीन में अपना तमाम हुनर मुंतकिल करने का आगाज़ कर रखा था। निज़ाम ने भी किसी मरहले पर वालिद को मायूस नहीं किया। वो इनकी गैर मौजूदगी में सभी काम खुश उसलूबी से संभाल लेता। इसने अपनी तालीमी और निजी मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ था। वो संजीदगी और कमगोई से अपने मामलात अज खुद ही निपटा लिया करता। इसकी कल्बी कैफियत से शाज़ ही कोई वाकिफ़ हो पाता। वालिदैन इसकी जानिब से बेहद मुतमईन रहते। ताहम सकीना का इत्मीनान उस वक्त गारत हुआ जब इसे निज़ाम की एक हम जमात से सनसनीखेज़ खबर मिली। इस रोज़ सकीना किसी कराबतदार के यहाँ ताज़ियत के लिए गई थी। सो इत्तफाक किसी घराने का एक लड़का निज़ाम का हम जमात था। इससे मौसूल होने वाली खबर ने सकीना को शदीद हैरतज़दा कर दिया और वो उल्टे कदमों घर लौट आई, जहाँ निज़ाम हस्बे मऊद वालिद की टांगें दबाने में मसरूफ़ था।
یہ میں کیا سن رہی ہوں نظام ہے؟ سکینہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ تو کب سے میرے پاس بیٹھا ہے، اسے کیا پتا کہ طے کچھ سن کے آئی ہے؟ کتنی بار سمجھایا ہے کہ پہلو میں باتیں نہ کیا کرو۔ عبداللہ نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ اسے پتا ہے کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ سکینہ نے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے ایک توقع سے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اپنا بستہ لے کر ذرا یہاں آ۔ نظام الدین نے گہری سانس بھرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے علم تھا کہ یہ راز کس نہ کس روز آشکار ہونا ہی تھا اور وہ اس لمحے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بستہ تھاما اور تمام اسباب والدین کے سامنے نکال کر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سکینہ نے فوراً اپنے مطلوبہ شے اچک لی۔ پستول ہے، وہ سادگی سے گویا ہوا۔ کہاں سے آئی ہے تیرے پاس؟ سکینہ کو بیٹے کی سادگی نے برا فاختہ کیا۔ میں نے خود بنائی ہے۔ نظام کی سادگی ہنوز برقرار تھی۔ عبداللہ بھی حیرت سے سکینہ کے ہاتھ میں اس مخصوص ساختہ پستول کو دیکھنے لگا جس کی دیسی حیت نے اسے انوکھا ہی روپ دیا ہوا تھا۔ اس پستول کے آگے ایک برچھی نصب تھی جو یقینی طور پر نظام نے ہی بنائی تھی۔ کیوں بنائی ہے تو نے؟ کیا تو بھٹی پر یہ سب کام کرتا ہے؟ سکینہ حیرت سے چلائی۔ آرام سے نیک بختے، آرام سے بات کر، زیادہ چیخو پکار کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ آرام سے کیسے بات کروں جی؟ ہمارا لڑکا اپنی بھٹی پر ہتھیار بنا کر اسکول لے جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے یہ سب دکھاتا پھرتا ہے اور ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے شوہر کی جانب دیکھا۔ ارے بھائی، لوہار کا لڑکا ہے، اوزار اور ہتھیار نہیں بنائے گا تو کیا گھنگرو بنا کے بیچے گا اور دکھائے گا دوستوں کو؟ عبداللہ نے فخر سے بیٹے کو دیکھا اور ایک توقع سے کہنے لگا، شاباش میرے پترا، جیوندہ رہ۔ مجھے تیرا یہ کارنامہ دیکھ کر سچ میں بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن مجھے بتا دیتا میں اور بھی خوش ہوتا۔ نظام الدین کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اسے شے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ سکینہ بلبلائی۔ تو کی نہ دوں، اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ عبداللہ نے اہلیہ کو حیرت سے دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا حالات ہیں؟ ہر طرف رنگی دندناتے پھرتے ہیں، کسی کو خبر ہو گئی تو بہت غلط ہو جائے گا جی۔ سکینہ روحانسی ہوئی۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، ہم فرنگیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہی ان سے لے کر کھاتے ہیں، سمجھی؟ عبداللہ کو جلال آیا۔ اب بات کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ بیوقوف لڑکا ہتھیار بنا کر اسکول لے جاتا ہے۔ یہ خبر مجھے ملی ہے، کل کسی اور تک پہنچے گی، جانے کیا ہو جائے۔ سکینہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے ڈوتوک جواب دیا اور بیٹے کو تصوفی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے بچے، آج میں بہت خوش ہوں۔ تو نے میری چھاتی فخر سے چوڑی کر دی ہے۔ تیرا یہ ہنر اس قوم کی امانت ہے، اسے کبھی ضائع مت ہونے دینا۔ اپنی قوم کو کسی نہ کسی طرح سہارا دیے رکھنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابا جی، میں کبھی اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ نظام نے جوش سے جواب دیا، زنانیوں کی بات پر کبھی دھیان مت دینا۔ عبداللہ نے ایک اور نصیحت کی، یہ عقل سے نہیں جذبات سے سوچتی ہیں اور قوموں کا مستقبل جذباتی کمزوریاں طے نہیں کیا کرتی۔ نظام نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب جوش و جذبہ محسوس ہونے لگا۔ وقت کچھ مزید آگے سرکا تو عبداللہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا۔ نظام الدین اب عہد بلوغت میں قدم رکھ چکا تھا۔ نجی زندگی کے علاوہ قومی معاملات میں بھی نہایت تلاطم خیزی کا شکار تھے۔ ہندوستانی عوام نے برطانوی نوآبادیات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ ہندوستانیوں کے انگریزوں کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ کے دو بنیادی اسباب تھے۔ اولاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگر اپنی حکومت میں شامل کر لی تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد فوجیوں کو مخصوص کارتوس فراہم کیے جانے لگے۔ یہ کارتوس خنزیر اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے۔ انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں کے لیے یہ عمل مذہب کے منافی تھا۔ نتیجتاً افواج میں کھلبلی پیدا ہو گئی۔ ان کارتوسوں کے استعمال کرنے سے انکار کرنے والے فوجیوں کی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئی۔ ان قیدیوں کی اکثریت ماضی قریب میں انگریزوں کے لیے بے بہا قربانیاں بھی دے چکی تھی۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 میں بنگال میں ڈم ڈم اور بارکپور کے مقامات پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا جن میں خنزیر اور گائے کی چربی مستعمل تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک کے طول و عرض میں پھیل گئے اور افواج کو انگریزوں کے خلاف شہ دینے لگے۔ 9 مئی سن 1857 کو میرٹھ میں بھی سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہیوں منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتاری کے بعد سزائے موت دی گئی۔ ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ ان سزاؤں کا طریقہ کار نہایت غیر شائستہ اور غیر مہذب تھا۔ رد عمل کے طور پر دیسی سپاہیوں نے انگریز افسران کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کروا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے مرکز کی افواج بگڑ گئی۔ دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔
इस ऐलान के बाद बगावत की आग दूर दूर तक फैल गई। जनरल निकलसन ने अंग्रेज अफवाज की मदद से तकरीबन 4 माह तक दिल्ली का मुहासरा किए रखा। 14 सितंबर को कश्मीरी दरवाज़ा तोड़ दिया गया। जनरल निकलसन इस लड़ाई में मारा गया। ताहम अंग्रेज और सिख फौज ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। मेजर हडसन ने 82 साल इस बादशाह के चारों बेटों मिर्ज़ा गुलाम, मिर्ज़ा खिदर सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद इनके सर कलम किए और गर्म खून से चुल्लू से पानी पीकर हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतमन्नी अफराद से वहशाना इंतकाम का अहद किया। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों के कलमशुदा सर दिलगिरी से हाथों में लिए और अश्कबार होते हुए कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फ़र्ज अदा करती है। इसके बाद शहजादों के धड़ को कोतवाली के सामने और कलमशुदा सर खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी के बाद रंगून मुंतकिल किए जाने का फैसला हो चुका था। दिल्ली पर अंग्रेजों के काबिज होते शहरी आबादी खौफनाक इंतकाम की जद में आ गई। अवाम को बेदरे कत्ल किया गया। सैकड़ों बेगुनाह अफराद फांसी चढ़ा दिए गए। हर मुश्तबा फर्द को तोपों के सामने खड़ा करके तोप चला दी जाती, जिससे इनके चीथड़े उड़कर रह जाते। एक ही रोज में 24 मुगल शहजादे तख्ता दार पर लटका दिए गए। मुसलमान चुन चुनकर कत्ल किए जा रहे थे। मामूली शक्को शुबे की बिना पर मुसलमानों को इनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया। अंग्रेज फौज के सिख सिपाहियों ने कत्ल गारत में फिरका वाराना रंग भरकर मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। मुसलमान रोजी कमाने के लिए कमतर पेशे अपनाने पर मजबूर थे। दफ्तरों में इन्हें चपरासी, चौकीदार या बावर्ची जैसे काम मिलते थे। सरकारी मुलाजमतों को इश्तिहार में इस तूर वाज़ेह कर दी जाती कि मुसलमान इस ओहदे के अहल नहीं है। दिल्ली के बाद लखनऊ में भी जुल्म सितम का खौफनाक बाब दोहराया गया। कानपुर और झांसी समेत कई और मुकामात भी इसी बर्बरियत की जद में आ गए। जंग आज़ादी के दौरान 4000 अंग्रेज़ों की मौत वाक़ई हुई थी, जिसके रद्द-ए-अमल में 12 लाख हिंदुस्तानियों का खून बहाने के बाद भी बरतानवी ग़ज़ो ग़ज़ब में कमी नहीं आ रही थी। मेजर हडसन ने अपने कर्रोफर और हकारत का इजहार करते हुए कहा, दम दमे में हम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने आम हिंदुस्तानियों की कल्बी कैफियत का इजहार करते हुए कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। कुछ माह बाद कंपनी की हुकूमत ख़त्म करके हिंदुस्तान ताज बरतानिया के सुपुर्द कर दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून मुंतकिल किया जा चुका था। अपने आबाओ अजदाद की शान शौकत और इक़्तिदार के सुनहरी शब रोज़ को याद करते जिला वतन बादशाह ने अदम रवानगी से पहले हिंदुस्तानी आवाम की कसम पुरसी याद करते हुए अपना कर्ब सफ़े किरतास पर मुंतकिल कर दिया। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, इसकी बनी है आलिम नापायदार में। बुलबुल को बाग बांसे ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाला जार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सो गए कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। हिंदुस्तान की ग़ुलामी और मुग़लिया सल्तनत के इबरतनाक इंजाम ने निज़ाम लोहार जैसे सैकड़ों नौजवानों के दिलों में एक इज़्तिराब बर्पा कर दिया था। एक मुतअस्सिब और गासिब कौम की ग़ुलामी इनके लहू में शरारे दौड़ा देती। इनका मुकामी लोगों से बर्ताव बगावत का मुहर्रिक बनने लगा। ऐसे ही एक अंग्रेज फौजी के रवैये ने इसे भी बका के तवील पुरपेच रास्ते की मुसाफत का परवाना थमा दिया। निज़ाम अब अकेला ही भट्टी पर जाया करता था। लोहा कूटते हाथ पर्दा तस्वुर में अंग्रेजों की भी ऐसी दुर्गत बनाने के लिए बेचैन रहते अपने ख्यालात में, मगर निज़ाम को बरतानवी अहलकार की आमद का अंदाजा ही ना हुआ। बंद करो ये शोर शराबा, क्या तुम्हें नजर नहीं आता अफसर लोगों की आमद का वक्त है यहाँ। एक करख सूरत बरतानवी फौजी ने खुशूना से इसे मुखातिब किया, मेरा तो काम यही शोर शराबा है। वो बेनियाजी से गोया हुआ, तुम्हारा काम ब्रिटिश अफसर से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यू फूल। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं। हम अपने मुल्क में अपनी ज़रूरतों के मुतालिक खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने अपना ये काम लाजमी शाम तक मुकम्मल करना है। निज़ाम की बेनियाजी बरकरार थी। ऑफिसर्स की परेड तक तुम्हें शोर बंद करना ही होगा। इसके जबड़े भींच गए। अफसरों की समात इतनी नाजुक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो इसकी आंखों में झांक कर कहने लगा, करना तो पड़ेगा वरना इंजाम अच्छा नहीं होगा। एहलकार ने धमकाया, मैं किसी इंजाम से नहीं डरता। मेरी भट्टी बंद नहीं होगी। अपने अफसर लोगों से कहो किसी दूसरे रास्ते से परेड कर ले। निज़ाम हठधर्मी से बोला, गुलाम अपने आका को अपनी खाल की जूतियां भी पहना दे तो गुलाम हक गुलामी अदा नहीं हो पाता। तुम्हारी ये मामूली सी भट्टी तो किसी शुमार में नहीं।
वो इस्तेहज़ाइया हंसा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, धोखा दही से हासिल की गई हुकूमत मोम के पर होते हैं, जरा सी तपिश मिली तो पिघल जाएगी। निजाम ने इत्मीनान से तंज किया। तुम ही नहीं, तुम्हारी आइंदा आने वाली हर नस्ल अब हमारी गुलाम है, इस हकीकत को तस्लीम कर लो। फौजी ने दानिस्ता तंजिया और सुलगा देने वाली मुस्कुराहट जताई। अच्छे ख्वाब हैं, देखते रहो, मेरी कौम कभी तुम्हारी हुक्मरानी तस्लीम नहीं करेगी। निजाम ने मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हारी कौम के ज़मीर सुलाने का मंत्र भी हमें खूब आता है। दौलत की झनकार और ज़मीन की हवस इन्हें अपने हमवतनों के गले काटने पर भी आमादा कर लेगी। बरतानिया में इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब बेज़मीरी की मुनासबत से याद रखा जाएगा। तुम लोग तो चंद सिक्कों के लिए अपनी औरतें हमारे सामने पेश कर देने से नहीं हिचकिचाते। अहलकार ने एक और कचौका लगाया। अपनी जुबान को लगाम दे सुपा चूहे। निजाम भड़क गया। क्यों? ओ अच्छा, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच्चाई बहुत कड़वी होती है ना, और सच्चाई ये कि तुम लोगों की अगली नस्ल में मिलावट हो चुकी है। वो जहर खंद हुआ। निजाम लोहार की समात अब मजीद जहर अफशानी की ताब नहीं ला सकती थी, इसलिए गुस्से और तैश से खोलते दिमाग के जेर असर एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। तुम्हें सब बहुत महंगा पड़ेगा, तुम्हारा इंजाम अच्छा नहीं होगा। अहलकार इसके भारी भरकम हाथ की आहनी ज़रब से लहू उगलने लगा। मेरा बस चले तो इस मुल्क से तुम समेत हर सफेद चूहे को इस तरह मारता हुआ इसी समंदर में गर्क कराऊं जहां से तुम्हारे मनहूस कदम हमारी सरजमीन पर पड़े थे। निजाम भी तैश से बेकाबू हो चुका था। इसने अहलकार को अपनी आहनी जज्बात की जद में रख लिया। चंद ही लम्हों में वो बरतानवी अहलकारों की हिरासत में था। गिरफ्तारी के बाद निजाम को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर एक बदबूदार और सैलनज़दा कोठरी में कैद कर दिया गया। इस अहानत पर निजाम का चेहरा अंदरूनी हिद्दत से दहक रहा था। कोठरी में दो कदरे उम्र रसीदा अफराद भी मौजूद थे, जो गाहे बगाहे दर्जीदा नजरों से इसके तेवर भांप कर ज़रेला मुस्कुराते और फिर बाहमी सरगोशों में मसरूफ हो जाते। अपनी इस तपिश को दुश्मन के खिलाफ हथियार बना लो जवान, वरना ये तुम्हें जलाकर खाकस्तर कर देगी। गंदमी रंगत, दराज कद और भारी भरकम एक शख्स ने इसके करीब आकर सरगोशी में कहा। निजाम ने इसके जवाब में खामोशी पर ही इक्तफा किया। मेरी मानो तो इस फौजी से मुआवजत करके मामला रफा दफा करो। तुम्हारे सामने एक तवील मुसाफत मौजूद है, इस वक्त इन सफेद चूहों से हिसाब चुकता कर लेना। दूसरे शख्स ने कहा। वो भी कमोबेश इसी हुलिया का हामिल था। मैं चाह कर भी इसकी हजरत सराय बर्दाश्त नहीं कर सकता। निजाम पुकारा। तुम मुआवजत की बात करते हो भाया जी? कुछ पाने के लिए एक ज़रा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेने में कोई हर्ज नहीं जवान। कासिम नामी इस शख्स ने निजाम के हाथ थपके। मेरा दिल नहीं मानता, इससे तो बेहतर है कि मैं खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल दूं। निजाम ने सर झटका। तो इससे क्या होगा? महमूद नामी दूसरा शख्स कहने लगा। इस तरह जिद पर कायम रहोगे तो ये तशद्दुद करते रहेंगे। कासिम ने मुतनब्बे किया। मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, वो हर धर्मी से बोला। कब तक? कासिम ने इसकी आंखों में झांका। अपनी आखिरी सांस और जिस्म खून के आखिरी कतरे तक इसका अज़्म बरकरार था। वही तो पूछ रहा हूँ जवान, इससे क्या होगा? महमूद ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। निजाम इस सवाल की नोयत को समझ नहीं पा रहा था। महमूद ने मुहताज निगाहों से कुर्बो जवार का जायजा लिया और अपनी आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए कहने लगा। क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि इसे ऐसी ही कम कीमत पर कुर्बान कर दोगे? मैं इस बात का मतलब नहीं समझा। निजाम उलझा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। कासिम ने अपनी आवाज़ धीमी की। अपनी ज़िंदगी इन अंग्रेज़ों के लिए एक दहशत बना दो। इनके लिए हिंदुस्तान में रहना मुहाल कर दो। इस मकसद के लिए अगर इब्तिदा में कोई कुर्बानी देना भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। कौन हो तुम लोग? निजाम चौंका। इसे दोनों अफराद ही गैर मामूली महसूस हो रहे थे। तुम्हारी ही तरह इन फरंगियों के सताए हुए और कुछ अपनों के डसे हुए भी हैं। कासिम ने गहरी सांस ली। यकीन करो जवान, इस सरजमीन को इतना नुकसान फरंगियों ने नहीं पहुंचाया जितना अपनों की गद्दारी और बेहमियती ने पहुंचाया है। महमूद की आंखों में तैश छलका। और हम इन्हीं अपनों की इस गद्दारी का मजा चखाना चाहते हैं। कासिम ने लुकमा दिया। तो तुम्हारी इस कोशिश में भला मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ? निजाम इनकी बातों में दिलचस्पी महसूस करने लगा। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तुम यकीनन हमारे बहुत मुफीद साबित हो सकते हो। महमूद ने इसकी आंखों में झांका। क्या जानते हो मेरे बारे में? निजाम महसूस हुआ। तुम्हारे ये मजबूत हाथ पांव और चट्टानी आंखें सब चुगली खा रही हैं। तुम यकीनन किसी तख्लीकी सलाहियत के मालिक हो। कासिम ने अपनी राय दी। हाँ ठीक कह रहे हो, मैं हथियार बना लेता हूँ, निजाम ने इत्मीनान से बताया। अरे वाह! महमूद इस इंकशाफ पर उछल ही पड़ा। तुम तो वाकई गोहरे नायाब हो। वाकई तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कासिम भी सनसनी महसूस करने लगा। अगर मैं ऐसा कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। निजाम को अपने वालिद से किया गया अहद याद आया।
अभी तुम्हें फरंगी एक बार फिर तशद्दुद के लेने आएंगे। तुम खूब की अदाकारी करना, उनसे माफ़ी तलब करना। मुझे इल्म है कि तुम्हारी इज्जत नफ्स और वक़ार इस अमल से सख्त मजरू होगा, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए ऐसी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। महमूद ने समझाया। चलो फ़र्ज़ किया कि ये मेरी अदाकारी को हकीकत तस्लीम कर लेते हैं। मैं दिल पर पत्थर रख के इनसे माफ़ी भी मांग लेता हूँ। इस माफ़ी से ये मुझे रिहा कर देंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? निज़ाम ने इस्तफसार किया। इसके बाद तुम अमावस की रात कीकरा वाली हवेली चले आना, तो हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, कासिम ने बताया। अमावस तो भी बहुत दूर है, निज़ाम ने मुंह बनाया। हाँ, इस दौरान हम मज़ीद कारआमद जवान इकट्ठे करेंगे। एक ऐसी तंजीम बनाएंगे जो इन फरंगियों के पिट्ठों को छठी का दूध याद दिला दे। महमूद की इस बात पर निज़ाम अपने वजूद में सख्त सनसनी महसूस करने लगा। और मेरा किरदार क्या होगा? इसने दिलचस्पी से दरियाफ्त किया। हम तुम्हारे लिए वहाँ एक भट्टी लगाएंगे। तुम दिन भर अपने मामूल के मुताबिक काम करना और रात के एक मखसूस पहर में स्याह घोड़े पर सवार होकर हमारे पास चले आया करना। कासिम ने एक ठहराव से जवाब दिया। निज़ाम तौसीफी नज़रों से देखने लगा। वो इसकी हिकमत अमली से बेहद मुतासिर हुआ। कासिम और महमूद की पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। निज़ाम को कुछ ही देर बाद दो मुकामी अहलकार एक मखसूस कमरे में ले गए, जहाँ नीम तारीकी में चंद औजार पुरहैबत माहौल पैदा कर रहे थे। ये कहाँ ले आए हो मुझे? निज़ाम ने तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक कहा। शाही दरबार में, एक एहलकार ने कहका लगाया। अभी बादशाह सलामत तुझे अपने दर्शन देंगे। निज़ाम के चेहरे पर घबराहट तारी होने लगी। दूसरे अहलकार ने इसे एक मखसूस लकड़ी पर लिटा दिया और दोनों बाजू मजबूती से जकड़ लिए। निज़ाम को इसी असना में अपने अक़ब में किसी मौजूदगी का एहसास हुआ था कि इसके पाँव किसी शदीद ज़रब से झुंझुना उठे। निज़ाम के हलक से बेसाख्ता चीख बरामद हुई। वो इन अहलकारों के अज़ाइम भांप गया था। इसे तशद्दुद का निशाना बनाकर यकीनन बरतानवी अफसर को खुशी फराम की जा रही थी। निज़ाम के ज़हन ने सूरत हाल का जायज़ा लिया। हर ज़रब के नतीजे में अपनी आहू बका का तालमेल रवां कर दिया। बस निकल गई सारी अकड़। इसे ज़रबार रसीद करने वाले अहलकार ने तमस्खुर से कहा, बस कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बस कर दो। निज़ाम ने अपना सर झटकते हुए इल्तिजा की। एहलकार ने वहशाना अंदाज में चंद मजीद ज़रबात रसीद करके अपने तईं इसे बिल बिलाने पर मजबूर कर दिया। बस कर दो, छोड़ दो मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे। वो कराहा। ये माफ़ी हमसे नहीं बल्कि बड़े साहिब से मांग, मूर्ख। इसके बाजू थामे वाले एहलकार ने तमस्खुराना कहा। ठीक है, मैं मांग लेता हूँ माफ़ी, बस अब और नहीं, मुझे छोड़ दो। निज़ाम ने बेबसी जताई। दोनों अहलकार मैनीखेज नजर से देखते हुए कहने लगे और एक कमरे में ले गए, जहाँ मजरूब बरतानवी शख्स अपने चंद हमवतनों के हमरा बैठा था। लीजिए बड़े साहिब, इसके सारे कसबल निकाल कर एकदम तीर की तरह सीधा कर दिया इसे। गुड, वेरी गुड। मजरूब बरतानवी के होंठों पर आसूदा मुस्कुराहट झलकी। मैं माफ़ी चाहता हूँ बड़े साहिब, आप बिल्कुल ठीक थे, मेरा कहा लफ्ज़ गलत था। निज़ाम ने अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा। मज़ा नहीं आया भाई। वो किनातुन नज़रों से निज़ाम को देखते हुए बोला, ज़रा तरीके से माफ़ी मांगो तो बात बन सकती है। निज़ाम की रगों में चिंगारियाँ चटकने लगी। इसे कासिम और महमूद की बात और पेशन गोई का पस मंज़र समझ आ गया था। फरंगी अहलकारों के लिए इसे सज़ा तफवीज़ करवाने से ज़्यादा इस अंदाज में अपने सामने जलील और रुस्वा करना ज़्यादा बाइस तस्कीन था। निज़ाम ने लजाजत से एक बार फिर दस बस्ता अपने अल्फाज दोहराए। छोड़ दो इसे, बरतानवी ने शाहाना अंदाज में कहते हुए जाम होंठों से लगा लिया। मकामी अहलकारों ने इसके हुक्म की तामील कर दी। निज़ाम के वजूद में आतिफ शाह बर्पा हो चुका था। इसके रवाना होते ही हिंदरी नामी इस मजरूब बरतानवी के हलक से कहका बरामद होने लगे। डेम फूल्स, अपनी जज्बादत के हाथों हमेशा रुस्वा होते हैं। वो हकारत से कहने लगा, मुझे इसकी माफ़ी कुछ हजम नहीं हो रही हिंदरी। वहाँ मौजूद एक और बरतानवी माइकल ने इसे मुखातिब किया। क्यों? इस बदहज़मी की कोई ख़ास वजह? हिंदरी ने जाम होंठों से लगा लिया। इस शख्स की आंखें इसके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। मुझे इसकी आंखों में किसी जख्मी भीड़े की मक्कारी दिखाई दी है। वो संजीदगी से कहने लगा, तुम्हें खामखा वहम हुआ है। हिंदरी सुरूर में आ चुका था। सच तो यह है कि हिंदुस्तानी सिर्फ जज्बाती होकर अपनी बिसात से बढ़कर कदम उठा लेते हैं और बाद में अकल ठिकाने पर आने पर इसी तरह ख्वार होते हैं। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। हमें इस शख्स से मोहतात रहने की ज़रूरत है, माइकल ने तंबीह की। हिंदरी ने इसकी बात अनसुनी करते हुए एक और जाम तैयार करके होंठों से लगा लिया था।